जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। प्रियांशु, राहुल कुमार, मयूर, बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त शुभम द्विवेदी, वंदना, विप्लव, राणा कुमार, अतुल, मनमोहन, तुषार, अरविंद, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम पढ़ रहे थे भारत में अंग्रेज कैसे कैसे कामयाब हुए, कैसे कैसे उन्होंने प्रयास किया और भारत को कवर करते चले गए। आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के जो गवर्नर और गवर्नर जनरल थे, उसके लिए आपको समझना होगा थोड़ा सा पहले। क्या आप बता सकते हैं जो भारत में अंग्रेज आए तो उनकी नज़र सबसे पहले किस राज्य पर थी? सबसे पहले उन्होंने किस राज्य पर अपना काबू बनाने का प्रयास किया? तो आप क्या बोलेंगे? जी भैया, हम इस बात को जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो प्रयास किया है आपका, वो किया उन्होंने किस क्षेत्र पर? बंगाल के क्षेत्र पर। किस क्षेत्र पर किया है जी? आप कहेंगे भैया बंगाल के क्षेत्र पर उन्होंने यह प्रयास किया था। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र पर। कोई दिक्कत इस बात में? तो जो बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर अंग्रेजों ने युद्ध लड़े। जैसे हम आपको बताएंगे आगे चल के, अभी प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो इस क्षेत्र पर जीते। तो अंग्रेजों ने जब जीता इसको, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लीडर भी बनाना था, यहाँ पर एक मुख्य आदमी भी बनाना था। तो उन्होंने उसको कहा बंगाल का गवर्नर। ठीक है, क्या बोला? बंगाल का गवर्नर उसको उन्होंने कहा। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, यानी ये इसको लीड करेगा। पॉलिसी बनाने वाला सबसे प्रमुख पद ये होगा, सबसे बड़ी पोस्ट ये होगी। जब बंगाल का क्षेत्र बढ़ा, तो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, ठीक है। जब बंगाल का क्षेत्र बढ़ा, कैसे बढ़ा वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे इसके अधीन मद्रास आ गया, ठीक है, यानी चेन्नई भी आ गया, तमिलनाडु तक ये पहुंच गए। तो फिर इसको बना दिया गया क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके, इसको ब्लॉक करो, रोहन को। ये ऊपर जो है, ऊपर ऊपर ऊपर, क्या नाम है इसका? निखिल। अभी तो दोस्त मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, तेरा समझ में नहीं आया। इस माइंडसेट के साथ कैसे पढ़ाई कर लोगे? हैं, अच्छे बच्चे बनो। तो अंग्रेजों ने जैसे ही बंगाल, पहला राज्य कौन सा? बंगाल ही क्यों? क्योंकि दोस्त बंगाल में आपको अभी बताऊंगा आगे चल के कि बंगाल भैया खेती की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से कलकत्ता सबसे प्रमुख नगर हुआ करता था। और बंगाल की जो भूमि थी वह एक उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। साथ में आपको पता ही है दक्षिण में यहाँ पर कौन थे? मराठे थे। इधर राजपुताना था आपका। तो सबसे अच्छा उनको लगता था कि भाई यहाँ पर आपस में झगड़े बहुत चल रहे थे, यहाँ पर बंगाल के जो नवाब हैं उनके आपस में झगड़े बहुत चल रहे थे, तो उनको अच्छा ऑप्शन वही लगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर और क्षेत्र बढ़ा इनका, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया फिर? कौन दोस्त बताएगा? बंगाल के गवर्नर जनरल को फिर भारत का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। कौन बना, कैसे बना, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले पोस्ट बताइए, मैं आपसे कभी भी पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद में क्या होगा? 1857 की क्रांति हुई एक। 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य ने कहा कि तुम्हारा तो बस की नहीं है, अपने यहाँ तुम विद्रोह करवाते हो, विद्रोह तुमसे दबाया नहीं जाता। ठीक है, विद्रोह तुमसे दबाया नहीं जाता। तो भारत के गवर्नर जनरल को फिर क्या बोलेंगे, 1857 की क्रांति के बाद में भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय पद कर दिया गया। और जब भारत स्वतंत्र होगा तो फिर से भारत का क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहले ये क्रम जान लीजिए फिर से। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ, 1947 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वायसराय किया गया 1858 में, एक्ट 1857 की क्रांति के बाद में। भारत का गवर्नर जनरल 1833 में किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया, 1773 में। ये बातें हमको जाननी है, हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा कि कैसे कैसे ये पद बने। एक बार आंखें बंद कीजिए, बोलिए पहले क्या था? बंगाल का, देखेगा नहीं कोई भी, बंगाल का गवर्नर था। जब क्षेत्र बढ़ा तो बंगाल के गवर्नर को मित्र क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल के गवर्नर जनरल को फिर संपूर्ण, जब भारत में इनका साम्राज्य हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। 1857 की क्रांति में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फेलियर हुआ,
अभी आप पढ़ेंगे उसको, तो उसके फेलियर को उन्होंने बोला कि अब क्या होगा कि अब वायसराय नहीं होगा, अब क्या होगा आपका सिर्फ अब गवर्नर जनरल नहीं होगा, क्या होगा अब वायसराय होगा, ठीक है। और वायसराय के बाद में फिर उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इतनी बात समझे? ये हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा आज का। यहां देखिए ध्यान से, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बना। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव बना। और रॉबर्ट क्लाइव बना आपका 1757 में, 1757 में बना, ठीक है, पहली बार। कब से कब तक रहा ये बात बाद में करेंगे। क्या बोलोगे? इसके बाद में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, पहले क्या है गवर्नर, गवर्नर को मैंने बताया क्या बना दिया गया बाद में, गवर्नर जनरल, जब इनका साम्राज्य बढ़ा, ठीक है। और गवर्नर जनरल कौन बना? हेस्टिंग्स बना। किस एक्ट से बना? तो आप कहेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट से, किससे को बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? बेंटिंग 1833 के अधिनियम से बना। अधिनियम बोले तो एक्ट। भारत का पहला वायसराय कौन है? कैनिंग 1858 के अधिनियम से बना। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? माउंटबेटन बना, ठीक है, नेहरू जी करीबी था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, गांधी जी के समधी हैं, गांधी जी के समधी हैं। ये बातें समझनी हो। देखो याद कैसे करना है, ऐसे याद करते। रॉबर्ट है, बोलना एक बार मेरे साथ, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ऐसे बोल लेते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में। रॉबर्ट से कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। है से कौन है? हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिक है। विलियम से कौन है? विलियम बेंटिक है। भारत का पहला वायसराय कौन है? की से कैनिंग है। मो से माउंटबेटन है। और सी से सी राजगोपालाचारी है। कौन है? सी राजगोपालाचारी है। अब ये क्रम आपको आंखें बंद करके एक बार बोलना है सारा, ठीक है। तो एक बार देखेंगे सारे दोस्त। पहले बंगाल का गवर्नर हुआ 1757 में, बना कौन? क्लाइव। क्या बोलोगे? क्या बोला मैंने आपसे? रॉबर्ट क्लाइव उसका पूरा नाम है। रॉबर्ट, फिर कौन है? तो बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया, तो कौन बना? हेस्टिंग्स बना। तो मैंने बोला कि आपका रॉबर्ट है, फिर विलियम यानी विलियम बेंटिक बना। वो कौन बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल बना वायसराय। वायसराय कौन बना? पहला कैनिंग बना है। भारत का पहला वायसराय कौन है? कैनिंग बना है। फिर स्वतंत्र भारत का कौन बना 1947 में? माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। अब थम्स अप कर दो, इससे ज्यादा में भी बुद्धि में बात ना आए तो फिर तो तुमको बुद्धू बच्चे घोषित कर दूंगा मैं। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात में आगे चलें, आगे चल दे जी, बताते चलना फटाफट से। बोर्ड की तरफ देखना, कागज में नहीं। पहले मैंने बोला बंगाल, आप नाम बताएंगे बंगाल का, और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं। बंगाल का मुझे बताएंगे पहला गवर्नर कौन है, और मुझे बताओ पहला गवर्नर जनरल कौन है। बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। बताओ कौन बना। और फिर भारत का वायसराय कौन बना। ये चार पूछे जाते हैं। माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी उतने नहीं पूछे जाते। तो बंगाल का गवर्नर कौन है? रॉबर्ट है विलियम की। तो क्या बोलोगे? ये रॉबर्ट क्लाइव था, 1757 से 60 रहा, फिर 65 से 67 रहा, अभी पढ़ाऊंगा आपको। गवर्नर जनरल कौन बना? ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। हेस्टिंग्स 1772 से 85 रहेगा, अभी पढ़ाऊंगा। किस एक्ट से बना? 1773 से बना। गवर्नर जनरल कौन बना? यहां पर आएगा विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल। बहुत पूछा था, 1833 में एक एक्ट लेकर के आई थी अंग्रेज सरकार। आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे इन एक्ट्स को। वायसराय आपका कौन बना? 1857 क्रांति के बाद में कैनिंग को बनाया गया, और ये बना 1858 में। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल यही था, और बाद में यही वायसराय हो गया था। कोई दिक्कत? छुटकी सी बात समझ में आई? तो ये जो वायसराय हैं तो पहले हुए, अब हमको क्रम से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले कौन शुरू हुए? आपके बंगाल के गवर्नर। अब ऐसा नहीं है कि जितने गवर्नर उनके समय पर क्या हुआ एक एक चीज आपको रटनी है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो एग्जाम रिलेवेंट चीजें हैं, एग्जाम के लिए आपको क्या जरूरी है, वो चीजें हमको पढ़नी है।
नहीं तो एक रॉबर्ट क्लाइव को ही 4 दिन पढ़ते रहोगे, इतना कुछ उसके बारे में पढ़ने को है। रॉबर्ट क्लाइव कब बना? 1757 से 60। कितने साल तक रहा बताएं? तो यहां पर 3 साल रहा, और बाद में एक बार फिर से बना 1765, जब बक्सर का युद्ध हो गया उसके बाद फिर से बना। भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी शासन का जन्मदाता क्यों? क्योंकि इसने दोस्त प्लासी का युद्ध अंग्रेजों को जिताया। अब ये प्लासी के युद्ध में क्या हुआ दरअसल में, क्या आप बता सकते हैं प्लासी कहां पर है? प्लासी के युद्ध के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं। प्लासी आपका कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मैंने कहा अंग्रेजों की जो नजर थी वो कहां पर थी? वेस्ट बंगाल में। अच्छा, अंग्रेज जब वेस्ट बंगाल पर नजर रख रहे थे तो कोई अंग्रेजों को भैया पिटाई करने वाला नहीं था, था ना? वेस्ट बंगाल में था सिराजुद्दौला, ये नवाब था। अंग्रेज सरकार इसके अपने जो पैर थे वो जमाना चाहती थी बंगाल में, लेकिन सिराजुद्दौला कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं था, क्रूर था अंग्रेजी शासन को लेकर के। अंग्रेजों को बहुत पीटा उसने। इसके समय पर एक घटना हुई सिराजुद्दौला के समय पर, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। 20 जून 1756 को, कितने बच्चे जानते हैं कौन सी घटना है? ब्लैक हॉल घटना। ब्लैक हॉल घटना, अंग्रेज चाह रहे थे कि वह बंगाल को जीतेंगे, लेकिन सिराजुद्दौला ने उनके साथ क्रूर व्यवहार ये किया कि 146 लोग जो कब्जे में थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज जैसी स्थिति को उस समय बनाने के लिए एक आपका अड्डा बना रहे थे। फोर्ट विलियम कॉलेज तो 1800 में बना, उससे पहले। तो इसने आक्रमण करके यहां पर 146 लोगों को, सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। 146 अंग्रेज बंद कर दिए एक कोठे में, 14 बाई 18 फीट की एक कोठरी में, ऐसे भर दिए लोग। सुबह कमरा खोला तो सब मर गए, बस 23 जिंदा थे, 23। अंग्रेज सरकार भड़क गई उसके खिलाफ। तो अंग्रेजों ने पहला टैकल जो किया वो सिराजुद्दौला को किया। तो यहां पर इसीलिए हम पढ़ते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन की जो शुरुआत हुई है वो प्लासी वॉर से हुई है। प्लासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और 23 जून 1757 को यहां पर एक युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को, जिसमें एक तरफ था क्लाइव, क्लाइव था, और एक तरफ था आपका, ये नोट मत बनाना इसका, ये सब कुछ मिलेगा आपको। क्लाइव, क्लाइव के खिलाफ में था आपका सिराजुद्दौला। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए। क्या दोनों की कोई टक्कर थी? अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो क्लाइव है ना, इसके पास तो दरअसल में इस युद्ध में थे ही नहीं कुछ, मात्र 900 कुछ सैनिक थे इसमें, 900 सैनिक। और इधर सिराजुद्दौला के पास जो सेना है वो 50,000 की सेना है। युद्ध था ही नहीं दरअसल में, कोई वॉर लड़ाई है ये 900 वर्सेस 50,000। अब ऐसा तो है नहीं सारागढ़ी की तरह सिख लोग थे या गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। चमकौर का युद्ध लड़े सन 1704 में, 40 लोगों ने 1 लाख मुगलों को काट दिया, जिसको संभवतः गलत बताया गया, कहा कि उनकी संख्या, लेकिन 10,000 तो निश्चित है, 10,000 लोग उन्होंने मारे थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता था, ये अंग्रेज है, ये लड़ाके नहीं थे इतने बड़े, ये तो कूटनीतिक लोग थे। तो सिराजुद्दौला के यहां पर जो लोग थे जो इसको एम्पावर करते थे, जगत सेठ यानी जो इसको शक्ति देते थे, अमीचंद इसका सेनापति था, मीर जाफर, इन लोगों को अंग्रेजों ने यानी कि क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया, क्योंकि जगत सेठ की बेइज्जती हुई थी। अमीचंद को पैसे देने का वादा किया गया कि 1 करोड़ नगद देंगे, सिराजुद्दौला हारेगा। मीर जाफर को यह प्रॉमिस किया गया कि तुम कब तक नौकरी करोगे सेनापति की, तुम अगर जीतते हो तो तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो उसकी जो सेना लड़नी थी वो लड़ ही ना पाई, क्योंकि कमांडर नहीं है और जो सेठ जो पैसा देते थे वो लोग नहीं है, तो बायकॉट कर गए ये सब लोग, यानी उसकी जो सेना है वो तो लड़ी ही नहीं है युद्ध। और इसमें जनहानि सोचो, कुल 50 लोगों की मौत हुई इस प्लासी के युद्ध में, 50 अंग्रेज मारे गए इसमें, अंग्रेजों की इतनी हानि मात्र हुई। सिराजुद्दौला की सेना से इसमें 400 लोग लगभग मारे गए। कहने का मतलब है, और सिराजुद्दौला को बीच युद्ध में पता चल गया कि मैं इस युद्ध को हारूंगा, क्योंकि षड्यंत्र मेरे साथ हो चुका है, और भैया ये
क्या हो गया कि इन लोगों के, इसको सिराजुद्दौला को तो ये कहते हैं, एक इतिहासकार हैं पणिक्कर, उनका कथन है कि सिराजुद्दौला को तो उसके सेठ और उसके सेनापति ने चंद रुपयों की खातिर अंग्रेजों को बेच दिया। धोखा हुआ, और उस धोखे में मौका मिला किसको? क्लाइव को, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत करने का। बात समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वापस आते हैं अपनी बात पर। तो प्लासी का युद्ध 1757 किसके समय हुआ था? क्लाइव के समय हुआ। आपको सिर्फ इतना याद करना है। बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ, ये 1765 में, इसके दूसरे शासनकाल में लागू हुआ। 1765 में शुरू हुआ था और 1772 में ये खत्म हुआ था। इसमें क्या था दरअसल में? दो तरह का शासन। द्वैध का मतलब क्या होता है? डुअल, दो तरह का शासन। अब दो तरह के शासन में क्या था कि जितने भी, अगर मैं बात करूं, एक तो नवाब था, बंगाल का कौन था? नवाब था। और जो ये नवाब व्यक्ति है, इसको काम दिया गया कि ये बंगाल में शांति व्यवस्था रखेगा, शांति व्यवस्था रखेगा, और जितने भी शांति व्यवस्था के साथ में जितने भी फौजदारी के मामले होंगे, यानी न्याय के मामले होंगे, कोई क्राइम होता है उसका मामला होगा, तो उसको नवाब सेटल करेगा। लेकिन जो टैक्स वसूल करा जाएगा, जो लगान वसूल करा जाएगा, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और इन मामलों के अलावा अन्य कोई न्याय की बात है, उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी शासन करने वाली यूनिट कितनी हो गई, बताएंगे जरा? शासन करने वाली यूनिट कितनी हो गई, बताएंगे फटाफट से? तो शासन करने वाली यूनिट कितनी हो गई, बताएंगे एक बार? आप कहेंगे नवाब भी है जी, जो शांति व्यवस्था को देख रहा है वहां पर, क्योंकि एक समझौता होगा। इलाहाबाद की संधियों के द्वारा यह तय हुआ था। इलाहाबाद की संधि तब हुई जब बंगाल के नवाबों को 1764 में बक्सर के युद्ध में इन्होंने बुरी तरह हरा दिया, और पूरे बंगाल के नवाब इनकी कठपुतली बन गए। तब इन्होंने उनके ऊपर यह द्वैध शासन लागू किया कि नवाब तुम यहां पर शांति व्यवस्था बनाओगे, और जो टैक्स वैक्स वसूलना वो हम वसूलेंगे। तो दो तरह के शासन, इसको बोलते हैं हम, बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इलाहाबाद की संधियों में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अभी सिर्फ इतना जाने। ब्रिटेन जाकर के इसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि कहते हैं इस पे इतना आरोप लगा कि लोगों ने इसका जीना मुश्किल कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रॉब कौन सा ऐसा बंगाल का गवर्नर है जिसने वापस ब्रिटेन जाकर आत्महत्या कर ली थी? कहते लगभग ये भारत से 400 करोड़ की संपत्ति लेकर लौटा। लोगों ने इस पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए, वहां की संसद में प्रश्न चिन्ह बने कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्बाद कर दिया, ये पैसा लेके कमा के, और ये बिल्कुल भ्रष्ट आदमी था क्लाइव। मतलब इसने जो कुछ भी किया अपनी जेब के लिए किया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ भला हो गया तो ठीक है। तो कहते हैं इसने उस टॉर्चर में आत्महत्या कर ली थी। तो ये इतनी बातें याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक हॉलवेल रहा 1760 में। ये हॉलवेल उन्हीं एक आदमियों में से है जिनमें सिराजुद्दौला ने जो 146 लोग बंद किए थे ना, उनमें से एक ये भी है। ये जिंदा बच गया था, यानी ऐसे समझो 23 जिंदा लोगों में से एक ये है। ब्लैक होल की घटना का जिक्र अपनी किताब में किस गवर्नर ने किया? हॉलवेल ने। वेंसी टार्ट, बक्सर का युद्ध किसके समय पर हुआ था? वेंसी टार्ट के समय, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहां पर क्या हुआ देखो, अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई प्लासी के युद्ध से। इससे, प्लासी के युद्ध से। प्लासी कहां पर है? बंगाल में। बक्सर का युद्ध, बक्सर कहां पर है आप मुझे बताएंगे? बक्सर आप कहेंगे बिहार में है। और अंग्रेजों ने यहां पर एक वॉर लड़ा, जिसको हम कह सकते हैं आपका 23 या 22, दोनों डेट मानी जाती हैं, 22 और 23 अक्टूबर 1764, 2 दिन चला है। बक्सर बिहार में एक युद्ध किया। अच्छा, प्लासी अंग्रेज जीत चुके बंगाल में, यस और नो? क्लाइव जीत चुका था या नहीं? प्लासी आप कहेंगे जीत। अंग्रेजों की एक क्या हो चुकी थी? शुरुआत हो चुकी थी। प्लासी की जीत से अंग्रेजों की एक शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेजों को एक मौका मिला यहां पर बक्सर में, क्योंकि बक्सर में इस समय पर जो ये बक्सर बिहार वाला क्षेत्र, ये पहले बंगाल में आता था, बंगाल के क्षेत्र में था। यहां पर नवाब था आपका, नवाब था मीर कासिम। अब मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ था, क्योंकि देखो सिराजुद्दौला को तो वो खत्म कर चुके, सिराजुद्दौला खत्म हो गया। तो यहां पर एक मीर कासिम आया। अब अंग्रेज चाहते थे कि मीर कासिम भी गद्दी से हटे, तभी हम लोग अपना व्यापार कर पाएंगे।
तो व्यापार कर पाएंगे, तो इसके लिए अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा और मीर कासिम के खिलाफ व्यक्ति उतारा अंग्रेजों ने, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो एक सेनापति है, सिर्फ गवर्नर नहीं है, एक कमांडर है सेना का, इसको बोलते थे, ये मेजर हेक्टर मुनरो था। तो मीर कासिम को ये पता चल गया कि अंग्रेज इसके खिलाफ हैं और मीर जाफर नामक एक व्यक्ति को मेरी जगह नवाब बनाना चाहते हैं। तो उसने बोला कि भाई ये तो नहीं होने देंगे। तो मीर कासिम ने क्या किया, सुजाउद्दौला को, एक अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, उससे बोला भैया मेरी हेल्प करो। सुजाउद्दौला ने भी प्रॉमिस किया, ये अवध क्षेत्र से था। उसने बोला तुम्हारी जो युद्ध में सेना लड़ेगी उसकी 11 महीने तक का, या इवन उसने बोला कि या फिर 11 लाख रुपए ले लो, 11 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूं, तुम अपनी सेना को युद्ध लड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त तरीके से लड़ाओ। तीसरा कौन व्यक्ति है, कितने दोस्त बता सकते हैं? मुगल सम्राट भी था। मुगलों को कहा गया कि भैया तुम भारत पे राज करते आ रहे हो, ये शाह आलम सेकंड है, मुगल शासक था एक, 1760 से लेकर के 1806 तक। इससे बोला कि तुम इतने दिन से भारत में शासन कर रहे हो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई है, तुमको कल को कोई पूछेगा नहीं अगर हार गए तो। अंग्रेजों की ताकत बढ़ती जा रही है, इन अंग्रेजों को हराने में हमारी मदद करो। रवि मीना जी, बहुत सारा प्यार दोस्त। तो क्या बोलेंगे भैया, इसने एक बात कर दी कि यानी कि अंग्रेजों को अब हराना ही होगा। तो इसने बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं, उस समय ये अवध में ही था। इसने बोला युद्ध करो। सेना हो गई भैया ठीक ठाक, इनके पास सैनिक थे 50 से 60 हजार। हेक्टर मुनरो के पास थे 7 हजार सैनिक, लगभग 7,092 सैनिक थे। लेकिन जीता कौन है? हेक्टर मुनरो जीता। हेक्टर मुनरो जीता। मीर कासिम भी धोखाधड़ी का शिकार हुआ, जिस तरह से शिकार हुआ सिराजुद्दौला। मीर जाफर ने इसके साथ भी धोखाधड़ी कर दी, अब भाग गया। अब समझो तुम कि भैया क्या हो गया, अंग्रेज इसको जीत गए क्या? हाँ जी, बक्सर के युद्ध को भी अंग्रेज जीते ही नहीं, बक्सर को जीतने के बाद में उन्होंने क्या किया, अपने शासन को स्थापित किया और इस सुजाउद्दौला से एक संधि की 12 अगस्त 1765 को, और इस शाह आलम से एक संधि की 16 अगस्त 1765 को। क्योंकि सब कुछ इस बंगाल, जो मुगल का नवाब था, ये कौन है? ये मुगल है। मुगलों का जो ये राजा है, इसको बोला कि अब तुझको हम राजा बनाते हैं। राजा बनाते हैं मतलब इसको कठिन शर्तों में। इससे क्या किया, इससे अधिकार लिया, फरमान जारी किया, एप्लीकेशन इससे साइन कराई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों क्षेत्रों की दीवानी इससे ले ली। दीवानी का मतलब कि यहां से जो टैक्स वसूली करेगी अब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अब ये बेचारा हारा हुआ है, हारा हुआ है तो क्या करें। साथ में इससे क्या कर दिया, इसको खुश करने के लिए कि ज्यादा विरोध ना करें, तो इसको अगर हम बात करें, सॉरी 26 लाख रुपए, 52 नहीं 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए दिए। ये सब लिखित में मिल जाएगा आपको, अभी आप समझ लीजिए बस। तो 26 लाख रुपए इसको दिए और साथ में इससे क्या ले लिया, एक 26 लाख रुपए एक मुश्त नहीं, हर साल 26 लाख रुपए देंगे, अंग्रेजों ने ऐसा कहा। और उससे कहा कि तुम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दो। तो एक तरफ तो पैसों का लालच और एक तरफ हारा हुआ आदमी, तो उसने बोला ठीक है। तो जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको आ गई, कब? 1765 में। तो मेरे मित्र, तब इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। भाई पहले अधिकार आएंगे तभी तो वसूली करेंगे। तो जो डायरकी ड्यूअल गवर्नमेंट आप पढ़ रहे थे, द्वैध शासन, वो इसको जीतने के बाद उन्होंने लागू किया। बात समझ में आई? ठीक है। तो भैया यहां पर जीत जाते हैं। इससे बोला सुजाउद्दौला से, तू बहुत बड़ा नेता भाई है, हमारे खिलाफ लड़ेगा। उसने बोला बाबूजी मैं तो लड़ कहाँ रहा था, मुझे जबरदस्ती ले आए थे, जबरदस्ती ले आए। उसने बोला अच्छा आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। तो उसने क्या किया कि भैया इससे कितने, इसने बोला जितना खर्चा हुआ है ना, ये 52 लाख रुपए तू देगा। मैं आ गया था 52 लाख रुपए। इसने सोचा यार मैं अच्छा इन्होंने बुला लिया, मैं अच्छा इन्होंने बुला लिया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आप कहेंगे जी हाँ कोई परेशानी नहीं। तो कह दें कि 50-60 हजार लोगों की इस सेना को हेक्टर मुनरो ने हरा दिया। क्योंकि हेक्टर मुनरो के जीतने का कारण यहाँ पर क्या है, उसकी सेना आधुनिक और सुसज्जित थी और साथ में इनके लोगों ने धोखा दिया। वो बंदूकों से लैस थी, तलवार लेके जा रहे हैं।
इश्किया खत्म काम। तो अपडेट ही नहीं कर पा रहे थे खुद को। तो यहां पर ये जो संधि हुई और बक्सर इन्होंने जीता, तो ये समझो कि बक्सर के युद्ध को हम कहते हैं अंग्रेजी राज की स्थापना। आपसे कभी भी पूछे वह कौन सा युद्ध है जिसने अंग्रेजी राज को स्थापित कर दिया, अंग्रेजी राज को स्थापित कर दिया, समझे? तो शुरुआत कभी भी पूछे तो प्लासी का युद्ध है, और स्थापित खुद को पूछे एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया, दोनों प्रश्न पूछे गए। और एसएससी के दोनों प्रश्न बहुत फेवरेट है, दोनों युद्ध, बक्सर भी और आपका दोस्त क्या बोलेंगे आपका साथ में, इनके बारे में हम और भी पढ़ेंगे आगे। अभी कोई दिक्कत, समझ गए? ये मत पूछा करो दोस्त, मेरी बातों को सुना करो मैं क्या बोलता हूं, आप ऐसे मत पूछा करो। कोई बच्चा कह रहा संधि क्या होती, कोई कह रहा दीवानी। मैंने अभी बोला दीवानी मतलब पैसे वसूलने का अधिकार। और अगर यदि आप बात नहीं समझ पाते हैं तो उस चीज़ों को फिर आप नोट कर लिया करो कि मेरी समझ में ये शब्द नहीं आया, उसको फिर सर्च किया करो गूगल पे जाके, कमेंट में मत लिखा करो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई साहब? समझ में आई इतनी बात? इतना समझो यार, ऐसे कैसे सिलेक्शन लोगे? घिस्सू पिस्सू बच्चे बन के सिलेक्शन थोड़ी होता, होशियार बच्चे बनो थोड़े से, है? खुद को तपाओ थोड़ा सा यार, मेहनत करो, हर चीज को कमेंट सेक्शन में मत लिख दिया करो पागलों की तरह। कल को शादी होगी तुम्हारी, घरवाली बैठी हुई है साथ में और उसके कान में बैठ के कह रहे हैं कि 7 फेरे कैसे लिए जाते हैं, 7 फेरे क्या होते हैं। कुछ चीजें तुमको जाननी होंगी खुद को। वो पंडित जी कह रहे हैं कि हवन में वो डालना होगा थोड़ी देर में, ये हवन में सामग्री क्यों डालते हैं, हर चीज नहीं पूछ लेनी है, वो आपको सर्च करनी होंगी चीजें, क्यों, उसका क्या महत्व है। ऐसा नहीं है कि हर चीज को पूछ लोगे, नहीं तो लोग तुमको पागल सिद्ध कर देंगे फिर। और पागल नहीं होना है, इंटेलिजेंट होना है, ठीक है? अपने स्टूडेंट हो तो इंटेलिजेंट बनो। पता चले ज्यादा पागल हो गए। बक्सर का युद्ध किसके समय पर हुआ? बंसी टाट से। कार्टियर बंगाल में भीषण अकाल पड़ा इसके समय पर, ये आपको याद नहीं करना है। जो मैंने इंपोर्टेंट लिख दिया वो याद करना, जिस पे इंपोर्टेंट नहीं लिखा तो मत याद करना, ठीक है? वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1773 तक ये रहा पहले आपका अंतिम गवर्नर। क्योंकि दोस्त मुझे बताओ, हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल है कि नहीं है? यस और नो? ये बंगाल का, मैंने आपको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये बताया था या नहीं? आप कहेंगे जी भैया आपने बताया था। तो जब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये बन गया, तो गवर्नर जनरल तो कब बना? 1773 में। तो 1772 में क्या रहा होगा ये बताओ जरा। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो पहले क्या होता था? वो बंगाल का गवर्नर होता था। तो 1 साल तो ये गवर्नर ही रहा ना, अंतिम, ठीक है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, ये एक्ट आ गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया हेस्टिंग्स। 1 साल गवर्नर रहा और फिर उसके बाद में भैया 12 साल रहा गवर्नर जनरल, ठीक है मित्र? बंगाल में द्वैध शासन इसी ने खत्म किया। मुझे बताओ द्वैध शासन लागू किसने किया था? दो, द्वैध शासन। आप बोलोगे कलाइव ने। कलाई कितनी होती है हमारी? कलाई होती है 2। कलाई कितनी होती है? 2। तो 2 शासन कलाइव ने लागू किया था। क्या बोलोगे? हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया उसको। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किसके समय पर की? हेस्टिंग्स के टाइम पर। अब ये एशियाटिक सोसाइटी क्या है तुम समझना। भारत में एक जज बन के आया था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स को भारतीय शास्त्रों को पढ़ने की रुचि थी, उसने पढ़ा धीरे धीरे भारतीय शास्त्रों को। उसने बोला यार नॉलेज तो सारी यहाँ है। तो उसने क्या काम किया कि भारत की जो ग्रंथ हैं, जो बुक्स थी, उनको ट्रांसलेट करवाना शुरू किया। उसने बोला इनको ट्रांसलेट करवाओ। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम पहला ऐसा ग्रंथ है जिसको किसी यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया। तो ये विलियम जोन्स था। एशियाटिक सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये हम सब पढ़ेंगे भी अलग से भी, अभी दोबारा भी आएंगे, निश्चिंत रहना। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, लेकिन मैं उस टाइम आपसे पूछूंगा तो आप कहना 1784 भैया, ठीक है? संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, ठीक है? जोनाथन डंकन। पढ़ाई के अलावा जो कोई जो बात करे नहीं, जो कह रहा तुम्हारा घर कहाँ है, इसको ब्लॉक करो, इनको उड़ा देकर यार। ऐसे ये आज नहीं पढ़े हैं, ये कल नहीं पढ़े,
इनका सिलेक्शन कभी नहीं होना। सुन रहे हो तुम? नहीं, ना पढ़ने वालों। हाँ, तुम्हारा इलाज है मेरे पास में। कहते ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गोलू रंजन कह रहे गुरुजी शादी ब्याह के उदाहरण मत दिया करो, अच्छा नहीं लगता, और हंस रहे हैं। वेरी गुड यार, उदाहरण तो कम से कम दे लेने दो। रह ऐसे समझो, क्या कहते हैं उसको, ले दे के अपने पास तो उदाहरण ही बच रहे हैं और कुछ है नहीं। आएंगे मित्र। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, एक अंग्रेज सरकार लेके आई, आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट दरअसल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर ने बनाया था। इसमें कंपनी में द्वैध शासन लगा था, यानी एक कंपनी बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। अगर आपने पढ़ा हो पॉलिटी, आप पढ़ चुके होंगे, पुराने छात्र हैं अवतार बैच वाले, उन्होंने पॉलिटी में पढ़ा होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर वो बना था आपका राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए, जिसमें 6 सदस्य होते थे। एक बना था बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो व्यापारिक मामलों के लिए था, जिसमें 24 सदस्य थे। एक तो राजनीतिक मामलों के लिए और व्यापारिक मामलों के लिए। उस दो तरह से बांटने के लिए कंपनी के शासन को एक पिट्स इंडिया एक्ट आया, या पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है। बंगाल गजट 1780 में आया। बंगाल गजट भारत का पहला उस समय का अखबार है 1780 का। क्या बोलोगे? ये जेम्स ए हिक्की एक व्यक्ति हैं, जेम्स अगोस्टस हिक्की। जेम्स अगोस्टस हिक्की ने क्या किया है, इसको लागू किया था। ठीक है, जेम्स अगोस्टस हिक्की। जॉन मैकफरसन 1785 से 86 रहा, मत याद करिए। कार्नवालिस का कार्यकाल याद रखना होगा, जहां पर यहां लिख दिया तो कार्नवालिस। कार्नवालिस भी कितने टाइम रहा है? 2 टाइम, 1786 से 93, और आपका 1805। क्या बोलोगे? 1786 से 93 और 1805, ये बात याद रखिए। एक बार तो रहा है, यानी कि आपका 7 साल, और फिर उसके बाद में बना आपका 1 साल 1805 में, फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत थैंक यू सोनू कुमार जी। ठीक है, यहां देखें। अब कार्नवालिस कौन है? आपसे पूछा जाएगा भारत में नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता कौन है? नागरिक सेवा समझते हैं आप? यूपीएससी में सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम्स कौन कौन से पदों के लिए होते हैं? जैसे आज आप आईएएस जानते होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है, आदि। तो ये सब क्या है? ये नागरिक सेवा है। इन नागरिक सेवाओं के जो जन्मदाता हैं वो कार्नवालिस हैं। आप में से भी बहुत सारे छात्रों का ख्वाब होगा, आप कहोगे नहीं भैया, ऐसा कभी ना सोचना दोस्त, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो बेशक से, आप आज पढ़ने में बहुत औसत सही, मैं कहता हूं आपने आज ही तैयारी शुरू की। और मैं उन कोचिंग इंडस्ट्रीज वालों की तरफ बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि आप सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप अगर इतने 1000 बच्चे हैं, आप में से शायद कई बच्चों के अंदर बहुत क्षमताएं होंगी, जिनको अभी नौकरी हाल फिलहाल में इस वजह से लेनी होगी क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि एसएससी जीडी या यूपीएसआई की तैयारी करने वाला कोई छात्र यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता। पहले भी लोगों ने एग्जाम निकाले हैं, कांस्टेबल के पद से लोग आईपीएस आईएएस चयनित हुए हैं। आप अपने अंदर वो पोटेंशियल बचा के रखना, बेवजह का ख्वाब मत देखना कि अभी आप हिंदी के शब्दों को लिखने में दिक्कत कर रहे हैं और हिंदी माध्यम से आप यूपीएससी करना चाहते हैं, ये गलत चुनाव होगा। तो बेवजह कोई यूट्यूब पे आके तुमको बहका दे कि ये वो रुतबा होता आईपीएस का, ये होता वो होता, उस रुतबे के चक्कर में तैयारी मत करना। पहले अपनी इफिशियंसी देख लेना कि तुम डिजर्व करते भी हो या नहीं, और जब तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि तुम सच में डिजर्व करते हो, तो फिर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर बिगर डिजर्व करने के बाद उस दिशा में आगे बढ़ोगे तो सिर्फ नकारात्मकता हासिल होगी, जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। एक सच है यूपीएससी का, ये बात याद रख लेना। पहले खुद को उस लायक बनाना कि भाई मैं डिजर्व कर जाऊं। पुलिस सेवा, कार्नवालिस ने क्या बोला कि पुलिस के समय पर बोला उसने कि भैया जो आप देखते होगे आज चौकी है, तो चौकी में आज आप कभी जाओगे तो चौकी में जो इंचार्ज होता है वो एक सब इंस्पेक्टर होता है, तो चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर को इसके टाइम पे बनाया गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? स्थायी बंदोबस्त इसने लागू किया 1793 में, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ये स्थायी बंदोबस्त था क्या? परमानेंट सेटलमेंट। अब बड़ा प्रश्न था लोगों में कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू तो लेती थी, अब ये जो किसान थे, ये किसान थे, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन किसानों के पास हर एक के पास जाएगी, भैया तुमने कितना अनाज पैदा किया उसका इतने % हमको दे दो, भैया तुमने कितना पैदा किया, भैया तुमने कितना पैदा किया।
तो ये बड़ी सिरदर्दी हो जाती। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया। जमींदार को, जो जमींदार था एक क्षेत्र का, जमींदार को क्या कर दिया उसने, जमींदार को मालिक बना दिया। ठीक है, जमींदार को क्या बना दिया, मालिक बना दिया। और जमीन जो थी उसकी पैतृक संपत्ति भी बना दी। क्या बोलोगे, जो जमीन का मालिक था उसको पैतृक संपत्ति का अधिकार भी दे दिया। बोले ये संपत्ति तुम्हारी होगी, तुम इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और ये जमीन तब तक तुम्हारी है जब तक तुम लगान दे रहे हो टाइम से। अगर तुमने रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को देना नहीं बंद किया, या मतलब देना बंद कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम इसके मालिक नहीं रहोगे। होता क्या था कि जो जमींदार था, जो भी रेवेन्यू आता था, रेवेन्यू का मतलब जो भी राजस्व आता था, उसमें से 90% तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, 90% तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, और 10% लेता था जमींदार। ठीक है, जमींदार। तो क्या बोलेंगे स्थायी बंदोबस्त। भारत में इमरा गाजीपुर यूपी में क्या है, समाधि है कार्नवालिस की। बाद का विशेष कुछ है नहीं, जब 1805 में आया। जॉन सोर, इसने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया। अहस्तक्षेप की नीति क्या है जी, दरअसल में 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो भारत, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो शासन है, उसने एक घोषणा की कि भाई हम भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं आए थे, हम भारत में युद्ध लड़ने या क्षेत्रों को जीतने नहीं आए, हम तो व्यापार करने आए थे। तो अब जो ये क्षेत्र तुम बढ़ा रहे हो, इनको बढ़ाना बंद कर दिया जाए। तो ये जॉन सोर के टाइम पे हुआ, और उसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया कि कौन राजा क्या कर रहा है, उसमें अंग्रेज जाकर के टांग नहीं अड़ाएंगे, अंग्रेज जाकर के टांग नहीं अड़ाएंगे। आयुषी जी बहुत थैंक यू। मैं समझ सकता हूँ अंकुर मेरे भाई, बहुत ज़रूरी होता है कई बार। आप लोग सेलेक्ट हो जाइए एक बार, है ना, एक एक नौकरी सब लोग ले लीजिए, वो नौकरी ज़रूरी है। कई बार दोस्त ऐसा नहीं है कि हम हमेशा तैयारी नहीं करते रह सकते, तो सबसे पहले वो ज़रूरी है ना। एक तो वो जुनूनी मेरे जो किसी वजह से बस नौकरी लेना चाहते हैं, और एक वो जिनको वर्दी का शौक है, इश्क है जिनको वर्दी से, वो जरूर नौकरी ले लें। वेलेजली 1798 से 1805 इंपोर्टेंट है। कार्यकाल, जिसके नाम के आगे लिख रहा हूं उनके कार्यकाल भी याद करने हैं। इसने सहायक संधि को अपनाया। दरअसल में सहायक संधि का जो जनक है वो डुप्ले था। डुप्ले कहाँ का गवर्नर था, बताओ। डुप्ले भारत कब आया, डुप्ले भारत क्यों वापस, क्यों, किसने बुला लिया। फ्रांसीसी कंपनी के पतन का कारण मैंने क्या आपको समझाया था, क्योंकि वह एक गवर्नमेंट कंपनी थी। और डुप्ले भारत से वापस कब गया, फटाफट सारे दोस्त उत्तर बताएंगे। तो वो तो फ्रांसीसी कंपनी ने उसको तो काम करने नहीं दिया, तो उसके काम को वेलेजली ने उसी ढंग से किया। इसने क्या बोला कि भारत के जो राजा थे उनसे बोलता था जाके कि तुमको विदेशी राज्य से खतरा है। विदेशी से मतलब जो पड़ोसी राज्य हैं वो तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं, तो आपकी मदद मैं करूंगा। और जब भी उसको लगा कि किन किन राज्यों को खतरा है, जैसे किसी एक अमुक राज्य को खतरा है, तो इसको बोला कि मेरी सेना तुम ले लो। अंग्रेज सेना इसने वेलेजली ने उसके पास भेज दी। ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं तो क्या कर दिया, स्थितियां पैदा कर दी कि इस मैसेज भिजवा दिया कि पड़ोस से भैया तुम पे आक्रमण होने वाला है। तो वेलेजली ने इसको मैसेज भिजवा दिया कि तुमको क्या ये पता चला कि तुम पे आक्रमण होने वाला है। उसने बोला हाँ भैया पता तो चला है। बोला तुम मेरी सेना रख लो। तो ये सेना यहाँ पर इसने अपनी सेट कर दी सब जगह पर, और इन सेना का वेतन इसी राजा से लेता था। बोला तुमको ये वेतन रखो, जब जरूरत रहेगी तो लड़ेगी। और धीरे धीरे क्या करता था, यह सैनिकों की संख्या बढ़ाता चला जाता था, और सैनिकों की संख्या बढ़ जाती जैसे ही, और देखता कि राजा अब पैसा देने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा कि डुप्ले आया 1741 में, गया 1754 में, बहुत गजब। एक हमारा मित्र 1829 लिख रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो क्या होता था, जब सेना ये बढ़ा लेता, तो सेना ये बढ़ा लेता तो फिर क्या होता था भैया, सेना बढ़ते ही क्या राजा कैपेबल नहीं होता तो उसके राज्य को ले लेता था। यही सहायक संधि थी। तो सबसे पहले किस राज्य को सहायक संधि के तहत मिला गया, 1798 हैदराबाद, बहुत पूछा जाता है। मैसूर और तंजौर को 1799 में, कर्नाटक वाले को, तंजौर तमिलनाडु को, तंजौर कहाँ था, तमिलनाडु में, मैसूर कहाँ था, कर्नाटक में, अवध कहाँ था, यूपी में। इन क्षेत्रों को वेलेजली ने मिला लिया। पेशवा यानी जो महाराष्ट्र के थे, याद है पेशवा 1803 में कमजोर हो गए, क्योंकि सन 1800 में, याद है मैंने आपको एक बात बताई थी, पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर सब अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, सिंधिया इन लोगों को इसने मिला लिया 1804 में, क्योंकि अलग हो गए, शक्ति कमजोर थी, तो उनको अपनी सेनाएं दी, बोलो मेरी सेना रखो। ठीक है,
खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? बेलेजली कहता था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 10 जुलाई 1800 को। ये दरअसल में जो लोग आईएएस आईपीएस परीक्षा के लिए था उनकी ट्रेनिंग के लिए ये इस्तेमाल होता था उस समय। जैसे आज आप देखते होंगे लाल बहादुर शास्त्री, लब्सना, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। कार्नवालिस ये कब आया? कार्नवालिस है ये वही है 1805 में आया, तो याद नहीं करना। बार्लो का कार्यकाल है, कोई याद नहीं करना। मिंटो प्रथम 1807 से 1813, आपको याद नहीं करना, ठीक है। मार्बिल हेस्टिंग्स, देखो इस नाम को ध्यान से देखना, मार्बिल हेस्टिंग्स। अभी हेस्टिंग्स नाम से एक नाम पढ़ा था, उसका पूरा नाम क्या है? 1772 से 73 तक वो बंगाल का गवर्नर, और 1773 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते 1772 से 85 है भैया, यहाँ पर ये जो घटना है 1818 में पेशवा पद किसके समय पर खत्म हुआ? याद है मैंने बताया, तीसरा अंगल मराठा युद्ध जब हुआ तो अंग्रेजों ने क्या घोषणा की कि अब कोई पेशवा नहीं होगा, और पेशवाई को खत्म कर दिया मराठों में। तो आपसे पूछा विकल्प में हेस्टिंग्स, तो ध्यान से पढ़ लेना, दोनों नाम कई बार दे देता, वॉरेन हेस्टिंग्स भी और मार्बिल हेस्टिंग्स भी, मार्बिल हेस्टिंग्स भी, ठीक है। गलती तो नहीं करेंगे। तो 1820 में मद्रास का गवर्नर कौन था? थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया। किसके समय पर? हेस्टिंग्स के समय पर। और रैयतवाड़ी क्या थी? किसानों से वसूली की एक प्रथा थी, जिसमें जमींदार को यह कह दिया गया कि भैया शाम सूर्य छिपने तक आपने, अगर फिक्स डेट, एक निश्चित तिथि को, शाम सूर्य के अस्त होने तक आपने यदि जो 1/3 दर होती थी उत्पादन की नहीं दिया तो फिर तुम्हारी जमीन हड़प कर ली जाएगी, यानी कि जमीन को हड़प लिया जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, वॉरेन हेस्टिंग्स, सारे दोस्त जाते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों का ये लूटने का सिस्टम चल रहा था, लगातार अंग्रेज भारत को लूट ही रहे थे। एमहर्स्ट, बहुत आपको याद रखना नहीं है कि एमहर्स्ट का क्या शासनकाल है। फिर आएगा विलियम बेंटिक। बेंटिक का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंटिक का मैं आपसे हमेशा पूछूंगा, बेंटिक का शासनकाल बताओ, प्रैक्टिस सेट में भी पूछूंगा आपसे। आप लोगों को पता होगा आज 3 बजे से आपको प्रैक्टिस सेट चलने वाला है, उम्मीद करूंगा अंदर से एकदम से रिवाइव होंगे। यहां दोस्त बस एप्लीकेशन में मैं देखो एक प्रॉमिस अब तुमसे कर सकता हूं, सीखने के लिए तुम्हारे पास पूरा जीवन है, सीखते रहिए। पढ़ने के लिए आप एक इतिहास मात्र को कई वर्षों तक पढ़ते रहिए। मैं ये कहता हूं कि आप जो बैच की जीएस है उसको कॉमन पढ़ लीजिए, चाहे तो पीडीएफ पढ़ लीजिए, कॉमन कॉमन पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस सेट का एक एक शब्द याद कर लीजिए। प्रॉमिस करता आपका भाई, आप पेपर को नेस्त नाबूद करके आओगे। प्रैक्टिस सेट में जोर लगा देना, यह बैच में चीजें कॉमन कॉमन, कि आपको बेसिक जीएस की समझ हो, बेसिक जीएस आप समझ पाओ, ठीक है। तो बेंटिक के समय पर सती प्रथा का अंत हुआ, और सती प्रथा का अंत कब हुआ? आपका 1829। सती क्या थी? सती प्रथा आप लोगों को जानना होगा। प्राचीन भारत में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जैसे ही पति एक्सपायर होता था, पति के एक्सपायर होते ही, मतलब पति के मरते ही, जिंदा पत्नी को पति के साथ में उसकी लाश पर, उन लकड़ियों पर बिठा दिया जाता और आग लगा दी जाती। मतलब पति तो मर चुका है, तो कहते पत्नी को भी अब अधिकार नहीं है जीने का। इतनी बड़ी कुप्रथा थी, आप सोच के देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हमारे पूर्ण भारतवर्ष में लागू थी। राजा राम मोहन राय जब लोगों को यह समझा रहे थे कि तुम ये क्या करते हो, तो राजा राम मोहन राय को लोग मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे। कभी भी कोई व्यक्ति बदलाव की बात करता है, अगर उसके विचार ऐसी क्रांति वाले हैं कि वो सच बदलाव की बात करता है, लेकिन लोग उसको क्या कहते हैं कि ये तो होता ही नहीं, क्योंकि लोगों को उस चीज की फिक्र है कि आज सोसाइटी में चल क्या रहा है। लोग बदलना नहीं चाहते, लोग ये सोचना तक नहीं चाहते। किसी ने बोला कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती, एक जाति की एक जाति में होगी, ऊंची जाति है, नीची जाति है, नीची जाति की लड़की से हम शादी नहीं करेंगे, लड़के वालों ने कह दिया। नीची जाति वाली लड़की प्रेम हो गया किसी ऊंची जाति का, नाम भी रख रखे सबने कि ऊंची जाति है, नीची जाति, लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और हमारे लोगों पे थोपा क्या गया कि ईश्वर ने बनाई है। किसने देखा ईश्वर को बनाते हुए जाति? ऋग्वेद जैसी व्यवस्था तक में तो नहीं है, लिखित व्यवस्था सबसे पुरानी हमारी ऋग्वेद है, उस तक में तो जाति व्यवस्था नहीं है भी तो कर्म के आधार पर है।
और बिल्कुल ठीक विभाजन किया, कर्म जैसा करोगे वैसी जाति। लेकिन आज हम लोगों ने क्या कर दिया उसको, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये ऐसे ही दोस्त क्या कर दिया, उस सती प्रथा का अंत किया। राजा राम मोहन राय बंगाल में थे, उन्होंने प्रयास किया। बहुत सारी प्रथाएं आपको भी बदलनी होंगी, क्योंकि हम तुम सब लोग जिम्मेदार हैं दोस्तों से एक व्यवस्था के। आप कल जॉब लग जाओगे, आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि आप खड़े होकर कह पाओ कि जी मैं दहेज नहीं लूंगा। तब सिस्टम बदलता है। आप सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, उससे अच्छा है कि आप पहले खुद के इंडिविजुअल में बदलाव करें। आप चाहते हैं दुनिया अच्छी हो जाए, तो कहते हैं उसके लिए सबसे पहला जरूरी बात यह कि आपको खुद के अंदर बदलाव करना होगा। गांधी जी की एक कहानी याद आती है, तो तुमको भी सीखनी चाहिए। ऐसा हुआ, गांधी जी के पास एक महिला, मैंने अभी सुनी 2 दिन पहले ये कहानी, अंकित भैया ने ये कहानी सुनाई किसी को, आपको भी सुना तो बहुत जरूरी है। एक महिला गई गांधी जी के पास में, उसने गांधी जी से कहा कि जी मेरा बच्चा गुड़ खाता है, इसे गुड़ खाने को मना कर दो। तो गांधी जी ने कहा 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना। वो महिला 2 दिन बाद गई उस बच्चे को लेकर, तो गांधी जी ने उससे कहा कि, बोली जी आज मना कर दो इसे गुड़ खाने को। गांधी जी ने कहा बेटा गुड़ मत खाना। महिला ने कहा यार बाबा कमाल कर रहे हो, इस बात को तो परसों ही कह देते, आज बुला के कहने की क्या बात है। तो उन्होंने कहा परसों तक गुड़ मैं भी खाता था। तो पहले खुद को छोड़ना होगा। किसी भी बदलाव के लिए सबसे पहले बदलाव दोस्त हमारे यहां से गुजरेगा। ठीक है, और लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप अगर कामयाब हैं तो आप अपने चुनाव ले सकती हैं, अदरवाइज ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि आपको अपने डिसीजंस लेने देगी। इसीलिए आपका कामयाब होना बहुत जरूरी है। तब आप अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले सकती हैं, संवैधानिक रूप से ले सकती हैं, और चुनाव आपके जीवन में आपके होने चाहिए। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत, कर्नल सिलीमैन को नियुक्त किया गया। शिशु वध पर रोक लगाई गई। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया। इसके समय पर एक आदमी आया, मैकाले, ये लिखा हुआ, पहला विधि आयोग, कानूनी आयोग बना 1834 में, पहला विधि आयोग। और इसने बोला कि भारत में, अब मैकाले का वो भाषण, मैकाले का एक पत्र है, मैकाले का एक भाषण है जिसको मिनट के नाम से जाने जाता है। इसके भाषण का नाम है मिनट, जो इसने कहां पर पढ़ा था, ब्रिटिश संसद में पढ़ा था। इसने कहा था मैं पूरे भारत में घुमा हूं, पूरे भारतवर्ष में, लेकिन मुझको ये बात महसूस हो गई है कि भारतीयों को झुकाया नहीं जा सकता। इनके अंदर तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरना होगा, कमतरी का एक भाव पैदा करना होगा। इनके ऊपर अंग्रेजी थोप दो। अंग्रेजी जैसे ही इनके ऊपर थोपी जाएगी तो ये खुद को कमजोर महसूस करेंगे। आपने भी देखा होगा, किसी कॉरपोरेट ऑफिस में 4 लोग जबरदस्त अंग्रेजी में बात कर रहे हो, मैं और आप ग्रामीण परिवेश के हिंदी माध्यम के पढ़े हुए बच्चे यदि जाए तो एक बार को तो सक पका जाएंगे। ऐसा होता है मित्र या नहीं, यस और नो? सामने से एक लड़की आपसे ताबड़तोड़ अंग्रेजी में बात करने लगे तो ऐसा हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। कोई लड़का सामने से अंग्रेजी में ताबड़तोड़ बोलने लगे तो हम लोगों को ऐसा क्यों महसूस हुआ, ये इन्फीरियरिटी हमारे अंदर क्यों आई, वाई? वो मैकाले के द्वारा थोपा गया हमारे माध्यम में। सीबीएसई बोर्ड को हिंदी मीडियम से ऊपर दिखा करके कि यहाँ तो हायर स्कूलिंग वाले ज़्यादा अच्छी स्कूलिंग होती है, हिंदी मीडियम खराब है। जबकि आपके अंदर साहस ये होना चाहिए कि कोई सामने से अंग्रेजी में बात करे। ऐसा नहीं, अंग्रेजी के खिलाफ आपको नहीं होना है, नहीं तो सारे अंग्रेज यूरोपीय दोस्त फिर हिंदी के खिलाफ हो जाएंगे। हर भाषा का अपना एक सम्मान है। आज व्यवसाय की भाषा सब बन गई, आपस में एक दूसरे के लिए जरूरी है। लेकिन दोस्त आपको चीनी भाषा मंदारिन बोलनी तो नहीं आती होगी, जैपनीज तो आपको नहीं आती होगी, और सीख भी लोगे तो कितनी भाषाएं बोलना सीख लोगे, 8 10 12? इस दुनिया में लगभग 2200 भाषाएं हैं, तब भी छूट जाएंगी भाषाएं तो कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा। आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एक कि जी मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप मुझे अपनी बात हिंदी में बता दो। साधारण आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है, ऐसा भी हो सकता है सामने वाला उठा के भगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमको नौकरी की जरूरत है, जब सामने एक अधिकारी से हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। हाँ, नीरज चोपड़ा इस बात को कह सकते हैं क्योंकि वो देश के ओलंपियन है। उन्होंने पत्रकार से कह दिया कि मुझे तुम्हारी अंग्रेजी की बात, हम हिंदी में बात कर सकते हैं।
तो वहां चल जाती, क्योंकि उनका बड़ा पद है, लोग सम्मान भी करेंगे। दिक्कत ये होती है। लेकिन आप लोग उस चीज़ का चुनाव करें, और मतलब कमजोरी मत आया करो उस एक बात से। किसी की अंग्रेजी अच्छी है, सम्मान करो उनका, अच्छी बात है, लेकिन आप उनसे कह सकते हैं इस बात को, है ना। तो पहला विधि आयोग बना आपका मैकाले की अध्यक्षता में। यही विधि आयोग है जिसकी आधार पर बाद में फिर 1860 में आईपीसी बना। आईपीसी बोलते इंडियन पेनल कोड। कभी भी आप कोई क्राइम करोगे, क्योंकि मैं पढ़ाता था पहले इसको, कानून को, यूपीएसआई परीक्षा के लिए। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इसको बोलते भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, जहां पर बताया गया है सारा कि भाई आप कोई भी जो क्राइम करोगे उसके लिए क्या सजा होगी। हत्या के लिए, हत्या के प्रयास के लिए, ठीक है, वध के लिए, चोरी के लिए, डकैती के लिए, छेड़ने के लिए, स्त्री का पीछा करने के लिए, स्त्री को देखने मात्र के लिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, भारतीय दंड संहिता ये लागू हुई है आपका 1862 में। 1862 में। अब तो गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करने वाली है। ये आधार इसी का है। तो सारे के सारे पनिशमेंट किस बुक में लिखे हुए हैं, आज तक वही फॉलो होती है, ठीक है। सुधार कई हुए हैं उसमें। और बाद में कि भाई अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया, चोरी कर ली, या किसी ने किसी को मारने का प्रयास किया, अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसका पनिशमेंट बताया गया आपका 307, उसमें हड्डी वगैरह टूटती, 308 धारा। तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी ना, अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल जी। तो उसके लिए सीआरपीसी है। सीआरपीसी बोले तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जज क्या कार्रवाई करेंगे, क्या सजा है, ठीक है, जज की कार्रवाई क्या होगी, पुलिस की कार्रवाई क्या होगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं इसको। हिंदी में बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता। और ये 1973 का है। लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। लागू हुआ 1974 में। एसएससी बहुत पूछती है इन दोनों कोड से क्वेश्चन। किसी भी वर्ष का एसएससी का एग्जाम आप उठा के देख लो, आपको सीआरपीसी कब लागू हुई और आईपीसी कब लागू हुई, या भारतीय दंड विधान कब का है, 1860 का है, दंड प्रक्रिया संहिता कब की है, ये सब पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इतिहास को बस जानते भर रही है दोस्त, इतने बड़े प्रश्न नहीं आने यहाँ से। आपके मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आप बना के आ जाओगे। तो ये बात याद रख लीजिए, जो बातें मैं आपको सिखाता हूँ उनको अप्लाई करने का प्रयास करो, आपको सही लगे, बाकी आपकी अपनी चॉइस, आपका अपना जीवन है। मेरी चीज़ों को ऐसा नहीं है कि तुमको अप्लाई ही करना है, ठीक है। आप अपने तरीके से अच्छा चुनाव कर सकते हैं, मुझसे भी बेहतरीन चुनाव आप कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। ओके, तो मिलेंगे मित्र आपका 3 बजे, और ज़बरदस्त तरीके से आप सबका इंतज़ार रहेगा। और बस उस प्रैक्टिस सेशन को मेरे कहने से करते रहना, और गजब करेंगे। एग्ज़ाम के बाद की आवाज़ हमेशा आई है और हमेशा आती रहेगी। जब तक मैंने कहा ना पेन हाथ में है, तब तक कमाल करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं कल। जय मां सरस्वती, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।